that is empty 10, division of 6, 7, 8, 9. If a hollow spherical vessel is slowly filled up to middle with water, then its center of mass. स्पेरिकल हमारे पास बॉल हो गया, और अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा हमारे पास सेंटर में, सेंटर में। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग इसको पानी से भरेंगे, और पानी कहाँ तक भरना है, वाटर कहाँ तक फिल करना है हमको? केवल हाफ तक, यहाँ तक फिल करना है जगह। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ चला जाएगा? थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आंसर आएगा शिफ्ट डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 1 kg, 2 kg एंड 3 kg इज एट 3,3। तो सबसे पहले तो जब हमको फर्स्ट कंडीशन दिया है, फर्स्ट केस दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल 1, 2 एंड 3 kg इज एट 3,3। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला के हिसाब से सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट हो गया 3i कैप 3j कैप इक्वल्स टू m1r1 m2r2 प्लस m3r3 upon m1 plus m2 plus m3, and it is RCM. What is m1 plus m2 plus m3? 3, 2, 1. 3, 2, 5, 5 and 1, 6. It is total 6 kg. Now m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 18i 18j के। ये तो भाई हमारे पास पुराना केस हो गया है ना। अब नए केस में क्या है? वेयर शुड बी फोर्थ मास ऑफ 4 kg बी प्लेस सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल्स बी एट 1,1। चौथे पार्टिकल को कहाँ रखें, किस जगह रखें? अब हमारा जो पुराना सिस्टम इसमें 3 ही पार्टिकल है, उसका अपना एक सेंटर ऑफ मास। अब जब चौथा पार्टिकल रखेंगे तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या बोला? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जाए 1,1 का आ जाए। तो न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1,1 पर हो जाए तो हमें ये फोर्थ पार्टिकल जो है 4 kg का कहाँ रखना चाहिए? इट मींस आपसे वो R4 पूछ रहा है। नया सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या हो गया? 1,1। तो ये हो गया हमारे पास 1i कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू m1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। जबकि m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 हमको मालूम है के प्लस 18j के। ये न्यू केस चल रहा है भाई हमारे पास, है ना, जो नया सिस्टम है हमारे पास उसमें। प्लस m4 r4। व्हाट इज m4? m4 इज 4 kg एंड दिस इज r4 अपॉन टोटल मास अब हमारे पास 6 kg, पहले था 4 kg, ऐड कर दिया, इट विल बी 10 kg। सो द फाइनल आंसर इज 10i कैप प्लस 10j कैप, 10i कैप प्लस 10j कैप इक्वल्स टू 18 प्लस 18j कैप प्लस 4r4। 10 minus 18 minus 8, 10 minus 18 minus 8, minus 8j cap minus 8i cap minus 8j cap equals to 4r4. So the answer is r4 equals to minus 8i cap minus 8j cap upon 2. So it will be it is 4. It is 4. It is 4. So minus 8i cap minus 4, it will be 2i cap 2j cap in minus. So minus 2 minus 2. Option B. Bomb is thrown at speed 20 meter per second at an angle of 45 degree. At the highest point, it explodes into 2 parts of equal mass. The one part comes to rest. Find the distance from origin to the point where the other part strike the ground. हवा में अपने आप एक्सप्लोड हुआ है, यानी ये हम यहाँ पे
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस लगा सकते हैं। दूसरा, जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस लगाते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अपने आप एक्सप्लोड हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो चेंज नहीं होगा। यानी वो मान लीजिए एक्सप्लोड नहीं होता तो उसको जहां गिर वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे गिरेगा। यानी हमारे पास ये इस तरह से इसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। ये मान लो ब्लास्ट नहीं होता, एक्सप्लोड नहीं होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरता। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास। यदि ब्लास्ट नहीं होता तो बॉम्ब यहाँ गिरता, और मान लो ब्लास्ट हो भी गया, एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो भी सेंटर ऑफ मास का जो ट्रेजेक्टरी है वो वहीं पे रहेगा। मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है सेंटर ऑफ मास की। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। व्हाट इज u स्क्वायर? u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर हो गया 400 साइन 2 थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इट इज 10, सो द आंसर इज 40 फॉर रेंज। तो ये यहां से यहां तक का जो रेंज आया हमारे पास, दिस इज 40। ब्लास्ट कहां हुआ है, एक्सप्लोड कहां हुआ है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है इस जगह। अच्छा, जब यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ तो एक पार्टिकल इसका रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आते वो सीधा यहाँ गिरेगा, तो कुल मिला के एक पार्ट इसका यहाँ पर है, मान लीजिए ये m1 है, और दूसरा पार्टिकल कहीं आगे जाके गिरेगा इस तरह से, कहीं यहाँ पे जाके गिरा दूसरा पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल थोड़ा यहाँ पे आगे गिरा। अब देखिए m2 m1 यहाँ पर है और इक्वल पार्ट्स में है, यानी जितना मास इसका है उतना मास ही इसका है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस होगी ये हमको मालूम है, दिस इज 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? 20 मीटर होना चाहिए। जब मास दोनों का सेम है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में रहेगा, दिस इज 20 मीटर। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि जो सेकंड पार्ट है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाएगी, तो दिस इज 40 and it is 20 meter, so the answer is 60 meter. The angular momentum of a projectile in xy plane, जो in xy plane about point of projection at time t has, xy plane में कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा? इट इज वेरी सिंपल, व्हेन L equals to R क्रॉस P, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा जो आरपी का जो प्लेन होगा, आर क्रॉस पी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। इफ आरपी का प्लेन हमारे पास एक्स वाई है तो एल का जो हमारा आंसर आएगा वो जेड एक्सिस में आएगा, तो द आंसर इज ओनली जेड कंपोनेंट। I1 is the moment of inertia of thin rod about an axis perpendicular and passing through its सेंटर। तो सबसे पहले I1 देख लेते हैं भाई। I1 हमारे पास क्या है? I1 इज ml स्क्वायर बाई 12। I1 is ml square by 12. When it is bent into a shape of a ring, then I2 is its moment of inertia about axis passing through center and perpendicular to its plane. तब इसको हम लोगों ने एक रिंग की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास इस वाले एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या दे रखा है? I2 दे रखा है। हम सबको मालूम है इट इज mr स्क्वायर। अब आर का और एल का रिलेशन क्या है? क्योंकि हमको आंसर जो चाहिए I1 और I2 में आपस में रिलेशन बनाना, नहीं तो हमको आर चाहिए ना हमको एल चाहिए। तो देखो ये आर है क्या? आर रेडियस है। ये जो लेंथ थी मेरे पास, ये पूरी रोड की लेंथ थी, इस तरह से रोड की लेंथ थी हमारे पास, ये पूरा रोड था, इस पूरे को घुमा के हम लोगों ने क्या बना दिया? रिंग बना दिया। तो जो रिंग का सरकमफेरेंस है वो उसी रोड, थिन रोड की लेंथ के बराबर है। साइड में यहाँ पे सो हम क्या लिख सकते हैं कि एल इक्वल्स टू पाई आर। जो लेंथ का रोड है वही मेरे पास रिंग का सरकमफेरेंस है। देन व्हाट इज आर? आर इज एल अपॉन 2 पाई। आर इज एल अपॉन 2 पाई। अगेन I2 हमारे पास क्या आया? I2 आया एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? एल अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया एल स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर हमारे पास हो गया
4 पाई स्क्वायर and I2. The new formula of I2 is ml square upon 4 pi square. अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को केवल I2 I1 चाहिए, ना L चाहिए है ना, ना M चाहिए. तो देखो हम M I1 को कैसे हटा सकते हैं. व्हाट इज ml स्क्वायर? ml स्क्वायर पहली वाली इक्वेशन से फर्स्ट ml स्क्वायर इक्वल्स टू 12 I1. सो इट इज 12 I1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. कैंसिल हो गया. इट इज 3 I1 अपॉन पाई स्क्वायर. सो I2 इक्वल्स टू 3 I1 अपॉन पाई स्क्वायर. सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया? डी आ गया. दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट. भाई असर्शन स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. अपन तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन हम लोग जो है एक को टिक करेंगे. असर्शन रीजन ठीक है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी को टिक करेंगे. असर्शन ठीक है, रीजन गलत है तो सी. असर्शन हमारे पास गलत है, रीजन हमारे पास ठीक है तो हम लोग डी टिक करेंगे. टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस इज, तो ये सही है. टॉर्क एंड वर्क हैव द सेम यूनिट एंड डायमेंशन. यस, ये भी सही है. वर्क का जो डायमेंशन होता है फोर्स इनटू displacement or the displacement and the component of the force in the direction of displacement, तो न्यूटन मीटर होता है और टॉर्क का भी हमारे पास न्यूटन मीटर होता है. तो दोनों ही सही है लेकिन रीजन से हम ये नहीं कह सकते. रीजन का जो है मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो असर्शन को, इट मींस बहुत सही है लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है ए का. हम बी टिक करेंगे यहाँ पे. एंड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास असर्शन रीजन का है और इंस्ट्रक्शन जहां तक है वही होंगे. ट्रू दोनों ठीक है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ए. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास तो बी. असर्शन ठीक है, रीजन गलत है तो सी. असर्शन गलत है, रीजन ठीक है तो डी. सीपी बाई सीवी. सीपी बाई सीवी बोले तो हमारे पास हो गया स्पेसिफिक हीट रेशियो हो गया. मोर देन दैट 4 है मोनोएटॉमिक गैस. डायटोमिक गैस का हमारे पास 7/5 होता है तो डायटोमिक गैस का 7/5 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास लगभग 1.67. और मोनो जो एटॉमिक गैस है हमारे पास इट इज 5/7/5. 5 1 जा 5 कितना बचा हमारे पास? 2 5 24 सॉरी इट इज 1/1.4 एंड मोनो एटॉमिक गैस इज 5/3. इट इज 1.6. It is 1.6 for diet. So Cp by C for diatomic gas is more than that for a monoatomic gas. तो ये हमारे पास 1.6 हुआ है. This is 1.4. तो डायटोमिक का यहाँ पे लेस है, कम है ना. तो कुल मिला के असर्शन हमारे पास यहाँ गलत हो गया. असर्शन हमारे पास गलत हो गया. डायटोमिक का क्या बोल रहा है कि ज्यादा होता है किससे? मोनोएटोमिक से. मोनोएटोमिक का होता है 5/3 यानी 1.6 और डायटोमिक का होता है 7/5 यानी कि 1.4. तो मोनोएटोमिक का ज्यादा यानी ये हमारे पास असर्शन जो है वो गलत है. Molecules of a monoatomic gas have less degree of freedom than those of a diatomic gas. Yes, ये सही है. मोनोएटोमिक गैस की जो डिग्री होती है वो कम होती है, डायटोमिक की ज्यादा होती है. तो रीजन ठीक है, रीजन हमारे पास ठीक है तो असर्शन गलत है, रीजन ठीक है. इट मींस द आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 8. A dancer spins about himself with an angular speed omega with his arms extended. When he draws his hands in, his moment of inertia reduces by 40%. Then his new angular velocity would be. ना ये डांसर है, इससे हाथ फैलाते हुए घूम रही है गोल गोल और घूमते घूमते जो है उसने अपने अंदर की तरफ सिकोड़ लिया. ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ एडजस्ट कर लिया हाथों. तो जैसे ही हाथ नजदीक आएंगे सीधी सी बात है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारे पास थोड़ा एक्सिस के पास में आ गया. अब उतना डिस्टेंस तक नहीं है तो ऑब्वियसली इनर्शिया डिक्रीज होगा. और वो इनर्शिया कितना डिक्रीज हो रहा है? 40% डिक्रीज हो रहा है. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है. सो एल इक्वल्स टू हमारे पास आई ओमेगा होता है. चूंकि एल कॉन्स्टेंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/i, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल्स टू i1 अपॉन i2। ओमेगा 2 जो ओरिजिनल हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा 1 वो ओमेगा है हमारे पास, i1 इनर्शिया इनिशियल 40% रिड्यूस हुआ है, तो इनिशियल को यदि मैं 100 मान लेता हूँ, इनिशियल को मैंने 100 ले लिया, तो 40% रिड्यूस होने के बाद जो फाइनल बचेगा हमारे पास इट वुड बी 60। सो ओमेगा 2 इक्वल्स टू 10/6 ओमेगा एंड 5/3। आंसर इज डी। New question. Gravitational field in a region is given by the equation E, pi by cap 12 j cap Newton per kg. If a particle of mass 2 kg is moved from the origin to the point 12 meter, 5 meter in this region, तो देखिए पार्टिकल को ओरिजिन से यानी 0,0 से हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, 12 मीटर, 5 मीटर जे कैप पोजीशन पे लेके जाए। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे पास पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ठीक है ना, डी आर लिख दीजिए उसको या डेल्टा आर लिख दीजिए उसको, तो ये हमारे पास डी आर हुआ। ये क्या हो गया आपके पास, इट इज 12i के प्लस 12j के, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, मास इसका 2 kg है। तो आपसे पूछा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल का रिलेशन V इक्वल्स टू E डॉट डी आर, ये हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। यानी आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है E का और डी आर का। तो देखिए 5 इंटू 12 इट इज 60, 12i कैप को 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा, प्लस अगेन 12j कैप इंटू दिस इज, यहाँ पे 5 मीटर है हमारे पास, तो दिस इज डी आर 12i कैप प्लस ये हमारे पास 5j कैप। सो 5i कैप इंटू 12i कैप 60, 12j कैप इंटू 5j कैप अगेन 60। सो पोटेंशियल इज 120। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, ये हमारे पास माइनस आता है फॉर्मूले के अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, -120 इज V इक्वल्स टू -120 वोल्ट। हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो एज वी नो V इक्वल्स टू W बाई m, सो U इक्वल्स टू mv, मास 2 kg है, दिस इज -120, तो v इक्वल्स टू -240, u इक्वल्स टू -240 जूल। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, velocity with which a body should be projected from the surface of the earth such that it reaches a maximum height equals to 5 times radius of the earth। यानी ऐसी जगह नहीं फेंका कि एक्सकेप कर जाए या ऑर्बिट में चक्कर लगाए, कहीं भेजा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी हम लोग लेंगे सरफेस पर, उस जगह पे ले लेंगे जहाँ तक हमको पार्टिकल को भेजना है। और एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है प्रोजेक्ट वेलोसिटी की नाम से, √2ghr अपॉन 1 प्लस इट इज नॉट √2gh अपॉन 1 प्लस h बाई आर। एक मिनट, तो 2gh 1 प्लस h बाई आर। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल एनर्जी का, तो ये फॉर्मूला हमारे पास सामने आता है। h हमको दे रखा है यहाँ पे 5r, तो इट इज 2g5r, और दिस इज 1 प्लस 5r अपॉन r, 5r अपॉन r, r से r कैंसिल हुआ, 5 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, देन इट इज
5g/3. एंड व्हाट इज जी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम? हमको मालूम होना चाहिए कि जी जो होता है वो Gm/r² होता है। जी हमारे पास ग्रेविटी एट सरफेस है, तो जब हम लोग यहाँ पे Gm/r² रखेंगे तो r² से r कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5Gm/3r, ऑप्शन डी। For a satellite moving in an orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to the potential energy। भाई ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, -Gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास Gmm/2r। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Gmm/r माइनस का यू लिख सकते -u/2, so Ke upon u potential energy, it is -1/2। ऑप्शन में हमारे पास माइनस नहीं है तो मैग्नीट्यूड बताना है तो ऑप्शन हमारे पास 1/2 आ जाएगा। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल डबल होती है मैग्नीट्यूड में काइनेटिक से। ये भी आसान क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लेनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए हम सबको मालूम है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है सन के पास में होती है, सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होता है यहाँ मैक्सिमम होती है और यहाँ पे मिनिमम होती है। तो सीधी सी बात है के ए पे हमारे पास सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ पर है, के सी पर है। तो के ए पे सबसे ज़्यादा, के सी पे हमारे पास सबसे कम, तो बी पे हमारे पास बीच में रहेगा। के सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन बी के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। सबसे कम के सी मतलब सी वाली पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा ए वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ स्पीड हमारे पास मैक्सिमम होती है, स्पीड हमारे पास जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उसमें मिनिमम होती है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, इसको कोई कराने की जरूरत है नहीं। व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर विच द रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल? एज वी नो C -0 इक्वल्स टू F -32/180। तो C और F दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। C और F को हम लोग x ले लेते हैं, तो इट इज x/10 इक्वल्स टू x -32/18। सो इट इज x/5 x -32/9, 9x 5x माइनस कितना हो गया हमारे पास 30 × 5 इट इज 160 is 4x equals to 160 minus, so x equals to -40 degree, option C। The value of coefficient of volume expansion of glycerine, fractional change in density for the rise of 40 डिग्री सेल्सियस। राइज इंक्रीज डिक्रीज में सेल्सियस और केल्विन का जो हमारे पास वैल्यू होता है, चेंज जो होता है, डेंसिटी डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लोग गामा से भी लिखते हैं, कोई लोग जैसे अल्फा से भी लिखते हैं, अल्फा से हम लोग लीनियर एक्सपेंशन लिखते हैं, बीटा से हम लोग सरफेस एक्सपेंशन लिखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम गामा यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज गामा डेल्टा टी। इट इज़ वेरी सिंपल यार। तो ये हो गया हमारे पास टू द पावर -4 एंड डेल्टा टी 40 40, क्या हो गया हमारे पास 5 4 ज़ा 20 200 10 टू द पावर -4, तो इट इज 0.02 ऑप्शन डी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। पहले तो हम लोग बर्फ को जो है पानी में पिघलाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो पहले तो उसका हीट कितना होगा, है ना, तो पहले वो पिघल रही है, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट आएगा,
तो पहले उसको पानी में कन्वर्ट करना है हमको 0 डिग्री वाले पे, तो इट इज ml। लेटेंट हीट का पानी का हो गया हमारे पास 80 और ये हो गया हमारे पास 10 ग्राम, 10 ग्राम इंटू 80 हमारे पास हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम, और 10 ग्राम हमारे पास, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, 10 कितना हो गया हमारे पास 800 कैलोरी हो गया। और अब जो पानी है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस वाला, उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, गर्म करना है। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला MS डेल्टा T, मास स्पेसिफिक हीट पानी की 1 होती है, मास हमारे पास 10 ग्राम है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20 है, ठीक है। तो दिस इज 200 कैलोरी। सो द टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमको हीट रिक्वायर्ड है, दिस इज 800 प्लस 200, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, a process in which temperature and pressure of gas change at constant volume, भैया आइसोकोरिक, energy of the is of the order of 15 kilo electron volt, to which part of the spectrum does it belongs? तो देखो हम जो EMWs होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसको हम या तो फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के रेंज के हिसाब से देखते हैं, या वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की रेंज के हिसाब से देखते हैं। सभी पर्टिकुलर अलग अलग EMWs का जो है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, वो का एक रेंज होता है। हम यहाँ से रेंज निकालेंगे, तो जो रेंज हमारे पास आ जाएगी, देखते हैं वो रेंज किस वाली से बिलोंग करती है। तो एनर्जी कितनी हमारे पास 15, ये शायद हमको मालूम है, इक्वल्स टू एक तो SC/λ होता है, और यदि हमको एंगस्ट्रॉन ऑर्डर में निकालना है या नैनोमीटर ऑर्डर में निकालते हैं, हम डायरेक्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 12400, 12400 अपॉन λ, ठीक है ना। यहाँ एंगस्ट्रॉन में आएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में है, इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉन में ये आंसर हमारे पास। सो ई कितना हमारे पास 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया 15 किलो यानी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कैंसिल हो गया, 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉन बचा हमारे पास। तो 00 से ये 00 भी हमारे पास कैंसिल हो गया, लेमडा इधर आ गया हमारे पास 150, दिस इज एंगस्ट्रॉन। डिवाइड कर देते हैं इसको 124 72 बाई 75, सॉरी 62 बाई 75, और ये आ गया हमारे पास एंगस्ट्रॉन। तो डिवाइड करना है इसको 12400, लेमडा 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करते हैं 75, आफ्टर दैट कितने टाइम्स कैंसिल हो गया हमारे पास है 75 इंटू 620 है भाई हमारे पास है 25 75, 25 3 25 75 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 3 5 7 7 पंजे 35, 3 सत्ते 21, 21 और 3 24, सॉरी 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, तो 5 यानी कम है अभी, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 75 इंटू 8, 8 5 जा 40, 4 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 600, 75 इंटू 8 600 होता है ऑब्वियसली। हाँ दिमाग लगा रहे हैं भैया। तो दिस इज 8 टाइम्स 0.8, और भी आगे हमारे पास यहाँ पे और ये है हमारे पास एंगस्ट्रॉन, ये हमारे पास एंगस्ट्रॉन में आया। और नैनोमीटर में देखते हैं हम लोग, तो नैनोमीटर हमारे पास हो गया 0.08 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये हो गया आपके पास 0.08 नैनोमीटर। 0.08 नैनोमीटर हमारे पास लगभग इसका आंसर आ रहा है। तो ये
1 नैनोमीटर 0.01 से 1 नैनोमीटर के आसपास जा रहा है, तो ये हमारे पास जो होगा काफ़ी कम आ रहा है ना। तो अल्ट्रावायलेट का 200 नैनोमीटर के आसपास हो गया, और 200 से कम चले गए हम लोग नीचे, तो हमारे पास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी कि लगभग एक्सरेज के आसपास आ जाएंगे। तो ये जो रेंज होती है ये किसकी होती है? एक्सरेज की होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एन आइडियल गैस ऑपरेट heat engine operates at Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. Absorb 6 kilocalorie at the higher temperature. देखो हायर टेम्परेचर पे, यानी ये जो 227 है इस पर 6 किलो कैलोरी ये एब्जॉर्ब कर, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू द वर्क, सो इट इज W/Q1, ये एक फॉर्मूला होता है, माइनस T2/T1, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 हमारे पास हीट एब्जॉर्ब है ना, तो ये हो गया अपने पास लगभग 6 किलो कैलोरी, 6 किलो, तो मैंने यहाँ के लगा दिया है, एंड इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। व्हाट इज T2? T2 इज 127 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, तो 273 से ऐड करेंगे तो इट विल बी 400, एंड 227 को 273 से ऐड करेंगे तो इट विल बी 500। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस 4/5, 00 से 00 कैंसिल हो गया, इट इज 1/5, 1/5 अपॉन 6 किलो कैलोरी। तो ये हो गया आपके पास W इक्वल्स टू 6/5 किलो कैलोरी, 1.2 किलो कैलोरी हमारे पास आंसर आना चाहिए, 1.2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है शायद, है ना आंसर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन डी। ए गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल, वर्क डन निकालना है भाई, वर्क डन एरिया निकालना है ग्राफ का, इजिली निकाल लेंगे। दिस इज 5 2 5 माइनस 7, दिस इज 7 6 8 और 7 है हमारे पास, 7 माइनस 2, ये हमारे पास रेंज 5 का हो गया, है ना। तो बेस इसका 5 का हो गया, हाइट हमारे पास कितना हो गया इस ग्राफ का, दिस इज 2 एंड दिस इज 6, ये ग्राफ का हो गया हमारे पास 4, ये 10⁻5 में है, ये 10⁻³ में है। तो वर्क डन इक्वल्स टू एरिया निकाल लेंगे, एरिया इस वाले ग्राफ का, इस पूरे ग्राफ का, और बेस कितना हो गया हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ -3 है वॉल्यूम, और प्रेशर जो है कितना आ रहा है हमारे पास 4 का, और इट इज 10⁻5। तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 2 हमारे पास 10 हो गया, और ये 5 में से हम लोगों ने 3 माइनस किया तो 2 बचा हमारे पास, दिस इज 1000 जूल। अब चूंकि हमारे पास जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास प्लस होगा, ऑप्शन भी इसमें प्लस का 1000 एक ही है, माइनस का नहीं है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको ये बताना है कि कौन सा जो है 1 है वो एडियाबेटिक है या आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, इस तरह से बताना है। देखो दो तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन है, प्रोसेस नंबर 1 में हमारे पास ये P, ये V, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब वॉल्यूम प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हमारे पास जो PV स्लोप है वो इनफाइनाइट वाली हो गई, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो पहला वाला कोरिक हो गया भैया, तो फर्स्ट वाले में चला गया हमारे पास आइसोकोरिक। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे वाले की, फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले का जो स्लोप है वो इस तरह से है, पैरेलल टू V एक्सिस, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो कुल मिला के फोर्थ वाला हमारे पास आइसोबेरिक हो गया। तो एक बात पता लग गई, P में C और S में B। तो P में C कहाँ पर है भाई, P में C यहाँ पर है, यहाँ भी है, और S में B यहाँ पर है, यहाँ S में है। बाकी और में हमारे पास ऑप्शन डी में यहाँ ऑप्शन डी देखते हैं भैया, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। तो P में C और कहीं नहीं है, S में B है लेकिन यहाँ P में C नहीं है, यहाँ P में C तो यहाँ S में B नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा।
हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन फिर भी हम लोग एडियाबेटिक और आइसोकोरिक का देखेंगे। आइसोकोरिक और एडियाबेटिक का एक छोटा सा डिफरेंस है कि एडियाबेटिक में स्लोप तेज होती है और थर्मल में, आइसोथर्मल में उससे कम होती है। तो यहाँ पे सेकंड वाले की जो स्लोप है वो है थर्ड वाले की स्लोप से। तो सेकंड वाला हमारे पास जो क्यू है वो क्या हो गया है, क्यू सेकंड वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये हो गया आपका एडियाबेटिक, यानी क्यू में बी आएगा। नहीं सॉरी, क्यू में ए आ रहा है, क्यू में ए आ रहा है हमारे पास। तो पी में सी हो गया है, एस में बी हो गया है, क्यू में हम लोगों ने एडियाबेटिक लिखा है जो कि ए है, क्यू में ए आ गया हमारे पास। और लास्ट हमारे पास क्या बचा, डी आइसोथर्मल। कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द सेम, सब कुछ सेम रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबके लिए आइडियल गैस के लिए क्या होती है, प्रेशर। At which of the following temperature would the molecules of a gas have twice the average kinetic energy that they have at 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे जो काइनेटिक एनर्जी है उससे डबल किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी होगी। हमको यह फॉर्मूला मालूम होगा, इक्वल्स टू 3/2 के बी इंटू टी। के बी कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, टी कैन से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो दिस इज E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। E2 ट्वाइस द, तुमको डबल करनी है भाई एनर्जी इनिशियल वाले से। E1 को मैंने 1 ले लिया, E2 को मैंने 2 ले लिया, डबल कर देने का काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 प्लस 20 293 एंड T2 मेरे को फाइंड करना है। 3 2 जा 6, 2 9 जा 18, 2 हम 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इट इज 586 केल्विन। पर आंसर हमको सेंटीग्रेड सेल्सियस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273। 586 माइनस 273, 6 में से 3 गए तो 3, दिस इज 8 माइनस 7 विच इज 1 एंड 5 में 2 गए तो 3, 300 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस भैया, 313 डिग्री सेल्सियस हो गया। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन दे रखी है, वोल्टेज की भी इक्वेशन दे रखी है, एवरेज पावर इन वोट्स कंज्यूम्ड इन द सर्किट। भैया फॉर्मूला हमारे पास होता है VRMS IRMS cos phi। What is VRMS? V naught by root 2। What is V naught? 1 by root 2, 1 by root 2 by root 2 1 by 2। तो VRMS यहाँ पे 1 by 2 दे रखा है। Similarly, what is E naught या V naught? V naught की बात कर रहे थे। I naught भी मेरे पास है 1 by root 2 दे रखा है, 1 by root 2 upon root 2। तो IRMS भी क्या हो गया, 1 by 2 हो गया। Cos phi, phase difference between V and I। तो phase difference कितना हो गया, पाई बाई 3। sin 100 pi t, sin 100 pi t plus पाई बाई 3 cos पाई बाई 3, cos 60 is 1 by 2, 2 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 by 8 watt, option D। Total internal reflection of light passes from denser medium to rare medium। एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर हो गया, एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर हो गया, ग्लास टू वाटर, डेंसर टू रेयर हो गया भैया से, वाटर टू ग्लास, ये रेयर टू डेंसर हो गया, ऑप्शन सी। इन एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, उल्टी बनती है, माइक्रोस्कोप है, बड़ा देखने के लिए बनाते हैं ताकि बड़ा बने, ठीक है, और रियल बनती है, ठीक है। तो वैसे भी रियल का जो है इन्वर्टेड के साथ ही बनता है जोड़ा भैया, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 26। A thin biconvex lens of focal length 20 cm is made of glass of refractive index 1.5. When it is dipped in a liquid of refractive index 9/8, it acts as। जब भी किसी लेंस को हम लोग किसी लिक्विड में डिप करते हैं या किसी मीडियम में रखते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो उसी बात पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जो होगा वो लेंस के सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा वो कहाँ रखा हुआ है। और हमें एक फॉर्मूला याद है, 1/f इक्वल्स टू μ2 1 - 1 1
अपॉन R2। R1 R2 हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग है लेंस का, तो वो तो चेंज होगा नहीं डिप करने के बाद। तो चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास केवल क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होती है। तो उस कंडीशन में दोनों केस का हम लोग जो है रेशियो ले लेते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट वाले केस में लेंस है वो कहां पर है, हमारा जो लेंस है यानी ग्लास जो है वो एयर में रखा हुआ है, सो इट इज 1/f(Ga) इक्वल्स टू म्यू Ga माइनस 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 एयर ही होता है, जब ग्लास हमारा एयर में रखा होता है तो इट इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास जो लेंस है यानी ग्लास वो कहां रखा हुआ है, लिक्विड में रखा है, सो इट इज FgL इक्वल्स टू इट इज म्यू GL माइनस 1। दोनों डिवाइड करने के बाद FgL ऊपर चला गया, FGA नीचे आ गया, सो इट इज FgL अपॉन FGA। एंड व्हाट इज FGA, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे प्लस में, बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए। म्यू GA दैट इज 1.5 माइनस 1, इट इज 1/2 0.5। एंड म्यू GL मीन्स म्यू G अपॉन म्यू L। व्हाट इज म्यू G, म्यू G इज 1/2 एंड म्यू L लिक्विड का कितना है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में 9/8 माइनस 1। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इट विल बी FgL अपॉन 20, इट इज 3/2। 10 and 10 3 जा 30, हमारे पास आंसर आया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, अच्छा देखो 30 सेंटीमीटर के हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमें यहाँ प्लस माइनस देखना होगा। दिस इज 1/2 अपॉन 1/2, दिस इज 8 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, तो इट इज हमारे पास 4 हो गया, सॉरी इट इज नॉट 1/2, 1/2 अपॉन 9/8, sorry it is 3/2, not 1/2, it is 3/2, 1.5 3/2 1.5 हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर वो 3/2 है। यहाँ 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 रह गया, दिस इज 3/2। 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 4 हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो इट इज 4/3। यहाँ बचेगा 4/3, 4/3 माइनस 1/3 तो 1/3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव में आएगा 3/2। तो पॉजिटिव के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, a prism of refractive index √2 of 60 डिग्री, यानी आपको A दिया हुआ है एंगल जो हमारे पास होता है, दिस इज 60। At what angle must a ray be incident on it so that it undergoes minimum deviation, यानी आपको इंसिडेंट एंगल निकालना है। प्रिज्म के केस में इंसिडेंट एंगल को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं डेल्टा डेल एम ए बाई 2। तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला साइन आई, एंड व्हाट इज आई, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर दैट इज ए बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद होगा मिनिमम डेविएशन के लिए। म्यू हमारे पास कितना है, √2, ये पूरा का पूरा हमारे पास आई ही है तो इसको आई ही रहने देते हैं, अपॉन साइन ए बाई 2 60/2, इट इज साइन 30 एंड साइन 30 इज 1/2, 1/2 ऊपर चला गया, सो साइन आई इक्वल्स टू 2 चला गया ऊपर, 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो इट इज √2/2, सो साइन आई इक्वल्स टू 1/√2, इट मीन्स 45 डिग्री। Question number 28. Telescope has an angular magnification of 10. Eyepiece has focal length 20 cm. The approximate distance between objective and eyepiece. हमें ये मालूम होगा टेलीस्कोप के केस में कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गया और ये हमारे पास जो है आई लेंस हो गया, और ये यहाँ पर ये लेंथ हमारे पास f0 और ये लेंथ हमारे पास, तो जो लेंथ होती है दैट इज f0 प्लस एफ ई होती है, और मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है दैट इज f0 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू m हो गया। f0 हमें टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन 10 दिया हुआ है, आई पीस का 20 दे रखा है, तो इट इज f0 अपॉन 20 इक्वल्स टू 10, सो f0 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, इट इज 200 सेंटीमीटर विच इज f0। तो फोकल लेंथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का फाइंड
आई पीस का फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इट इज 20 सेंटीमीटर, इट इज 200 सेंटीमीटर, सो इट इज 220 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 2.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना लेते हैं भाई पहले हम लोग। कॉनकेव मिरर हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटीमीटर मान लेते हैं ये फोकल लेंथ, तो इसका ये कर्वेचर हो जाएगा। इन सच ए वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे, यानी जो रोड है उसका जो क्लोज पॉइंट हमारे पास, क्लोजर पॉइंट है, क्लोजर जो एंड है, पास वाला जो हिस्सा है, वो पोल से यानी यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। दिस इज फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट 10 सेंटीमीटर, दिस इज कर्वेचर पॉइंट अगेन 10 सेंटीमीटर, तो इट इज 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रोड है उसका जो फर्स्ट एंड है वो, तो ये अपना हो गया रोड हो गया, ये अपने पास रोड हो गया, और रोड की लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी एक एंड यदि इसका 20 पे है तो दूसरा एंड इसका कितने पे हो गया, 30 सेंटीमीटर पे हो गया भाई इसका दूसरा एंड। तो आपको बोला है लेंथ ऑफ द इमेज। देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट या जो पॉइंट सी पे होता है उसका इमेज सी पर ही बनता है, यानी और उतनी ही लेंथ का बनता है। यानी जो हमारे पास ये रोड है, इस रोड का जो इमेज होगा इस वाले एंड का, ये यहीं पे होगा, इस जगह पे होगा, और उतनी ही लेंथ का, उतनी ही हाइट का ये हमारे पास होगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास ए था और ये मेरे पास मान लीजिए बी हिस्सा हो गया, तो ये बी डैश हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें केवल इस वाले हिस्से का जो हमें इमेज निकालना है, तो पॉइंट ए के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इट इज यूज्ड फॉर एंड ए, जो फार एंड है हमारे पास उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 1/-10। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी पॉइंट ए का जो डिस्टेंस वो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, इट इज इन -30। और इमेज हमको फाइंड करनी, इट इज 1/v, सो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। तो कितना है भाई हमारे पास, ये हमारे पास एलसीएम आ गया ये 300, और यहाँ कितना है हमारे पास 10 माइनस, और ये हो गया अपने पास कितना 30, तो 1/v। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1/v का 20/300, 20/300 बोले तो 1/15 इन माइनस 1/15 इन v हमारे पास क्या हो गया -15 सेंटीमीटर। देखिए माइनस क्या बता रहा है, माइनस पोजीशन बता रहा है, जबकि डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है, यानी पोल से जो एंड ए का इमेज बनेगा वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये वाले, इस वाली जगह पे हमारे पास ये इमेज बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज बन गई, दिस इज द इमेज। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है इमेज के इमेज वाले का, इमेज के बी एंड का, ये है हमारे पास 20। तो 20 हमारे पास बी एंड का इमेज डिस्टेंस है बी डैश का, और ए डैश का हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। सो 20 माइनस 15, तो जो इमेज आई हमारे पास उसकी लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है हमारे पास इमेज की दैट इज 20 माइनस 15 बोले तो 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। फॉर फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू between the slits, distance between the slits d, तो lambda d by d, beta equals to lambda d by d, so the answer is 1 proportional to 1/d। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। The path difference between two wavefront emitted by the current source of wavelength 5460 angstrom is 2.1 micron। path difference दे रखा है, पथांतर दे रखा है आपको, पथांतर कितना दे रखा है, पाथ डिफरेंस 2.1 10⁻⁶, और लेमडा भी आपको दिया हुआ है दैट इज 5460 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। और आपको फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम होगा, इट इज 2π/λ डेल्टा x, so 2π/λ
5460 10 to the power minus 10 into what is path difference 2.1 10 to the power minus 6 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो इट इज 2.1 10 to the power minus 6 2 pi 5460 minus 10 minus 9 इट इज -7 तो -9 हमारे पास नीचे चला गया और -7 हमारे पास ऊपर है। -9 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस का 9 हो जाएगा प्लस के 9 से हम लोग जो है 7 माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 10 to the power 2 हो गया भाई हमारे पास। तो इट इज पाई अपॉन 5460 ऊपर हमारे पास कितना है 21 है और 2 से 5 कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 3 जा 273 और ऊपर हमारे पास कितना है 100 00 10 पावर -2 -10 -9 ऊपर चला गया इट इज -7 -9 +9 हो गया +9 में से -7 गया तो माइनस प्लस के 2 बचा हमारे पास तो इट इज 2100 100 कर देते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर हमारा आएगा 273 इंटू पाई। देखो वैसे तो पाई न्यूमरेटर में आ रहा है न्यूमरेटर में पाई केवल यहीं पे है हमारे पास ऑप्शन बी में लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सभी ऑप्शंस में 7 है तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 273 इंटू 7 7 3 जार 21 7 7 जन 49 49 2 इट इज 51 एंड 5 ये हो गया 7 2 जा 14 14 और 5 कितना हो गया 19 1951 2100 तो ये 21001951 कितना भाई हमारे पास है सो तो उधर हो गया क्योंकि हमारे पास 149 अगेन 0 आ गया अब 7 टाइम नहीं जाएगा 6 टाइम जाएगा तो इट विल बी 7.6 ऑप्शन बी। Two nickels are oriented with their principal planes making an angle 30 डिग्री। देखो पहला वाला निकोल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं यहां से लाइट पास होगी तो आप सबको मालूम होना चाहिए जो लाइट यहां से पास हो रही है हमारे बात क्या हो जाती है वो हाफ हो जाती है। मान लीजिए यहां से आई नोट पास हुआ यहां से आई नोट पास हुआ तो यहां आने के बाद वो लाइट क्या हो गई मेरे पास आई नोट बाई 2 हो गई तो जो आई डैश है दैट इज आई नोट बाई 2। अब ये लाइट हमारे पास इस वाली निकोल से जाएगी इस वाले निकोल से तो जो एंगल है दोनों के बीच में हमारे पास वो कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास जो आउटपुट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आई डैश कॉस स्क्वायर 5 आई डैश कॉस स्क्वायर 5 व्हाट इज आई डैश इज आई नोट बाई 2 इट इज आई नोट बाई 2 cos 5 cos 30 का स्क्वायर कर देंगे cos 30 का स्क्वायर हो गया cos 30 √3/2 हो गया बेटा आई नोट बाई 2 √3/2 का होल स्क्वायर तो इट इज 3/4 4 2 जा 8 तो इट इज आई नोट बाई 8 so it is I naught by 2 √3/2 का होल स्क्वायर and it is 3/4 into 8 so it is 3 I naught by 8 now it is 3 I naught by 8 now it is 300 by 8 of initial incident so 300 by 8 150 by 4 150 by 4 150 by 75 by 2 75 by 2 that means 37.5 next question a thin film mu 1.6 of thickness and per minus 3 millimeter is introduced in the path of one of the two interfering beams then central fringe moves to a position occupied by the 10th bright fringe यानी जहां पे 10वीं फ्रिंज थी हमारे पास वहां जाके जो है ये जो सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट हो गई है तो जो शिफ्ट वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो आपको मालूम होगा दैट इज डेल्टा x इक्वल्स टू म्यू टू टी तो ये हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी इज द थिकनेस ऑफ द thin film and what is delta x n lambda equals to mu minus 1 into t तो हमसे पूछा गया है भाई हमसे lambda पूछा है तो it is lambda equals to mu minus 1 upon n into t तो सारा डाटा हमको यहाँ दिया हुआ है डाटा पुट करेंगे आंसर आ जाना चाहिए म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.6 है 1.6
will be 0.6. T thickness 10 to the power minus 3 मिलीमीटर है, तो it is 10 power minus 3 into 10 power minus 3 minus 6 अपॉन नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास कितनी है, 10 है, सॉरी हाँ 10th फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज है हमारे पास, 10वीं फ्रिंज पे जाके वो शिफ्ट हो गई। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ऊपर हो गया 6 इंटू 10 to the power minus 7, ये भी ऊपर चला गया, तो ये हो गया 10 to the power minus 1, तो इट इज 6 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर। लेकिन अपना आंसर किसमें दे रखा है, एंगस्ट्रॉन में दे रखा है। एंगस्ट्रॉन मतलब -10 होना चाहिए, 10 पर -10। तो हम एक काम करते हैं, 6 को 00 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर हम लोग 10 पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ इट इज 600 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। A convex lens and a concave lens, each having same focal length 25 centimeter, are put in form a combination of lenses. Then the power of diopter of the combination. देखो जब दो लेंस है, एक कॉन्केव है अवतल है, एक कॉन्वेक्स है उत्तल है, और दोनों को जब बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रखेंगे, दोनों का फोकल लेंथ भी सेम है, तो जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास रेज होंगी वो जिस तरह से आई थी उसी तरह से चली जाएगी, यानी उनकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। ये वाला जो हमारे पास है स्ट्रक्चर और ये वाला ये प्लेन ग्लास की तरह हमारे पास काम करेगा, यानी पावर जो कि वो 0 होगी। वैसे भी P इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, सॉरी P1 प्लस P2, तो दोनों की एक की पावर प्लस में आएगी, एक की पावर हमारे पास माइनस में आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय प्रवृत्ति हमारे पास दे रखी है, जाई इक्वल्स टू 30 यानी 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 दे रखी है, तो इट इज 0.003। आपसे पूछिए तो आपको ये रिलेशन मालूम होगा, जाई इक्वल्स टू म्यू -1, so mu equals to xi plus 1, so it is 0.003 plus 1 equals to 1.003, option B। Magnetized wire of magnetic moment M is bent into an arc of a circle that subtend at an angle 60 डिग्री। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर बना लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है M दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग क्या है, L है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया इस वाले के लिए, इट इज M इंटू एल, इट इज M इंटू एल, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। अब इस वायर को हम लोगों ने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। नहीं, रिंग नहीं बनाया है, इसको 60 डिग्री पे बेंड किया है, रिंग नहीं बनाया है, 60 डिग्री पे बेंड किया है इसको। भाई तो ये वायर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये वायर हो गया ऐसे, ये 60 डिग्री हो गया, दिस इज 60 डिग्री, बोले तो π/3। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इन दोनों एंड के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपका ये हो गया। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये रेडियस r है, ये रेडियस, ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस r होगी। अब हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, m इंटू r हो जाएगा, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m डैश इक्वल्स टू m इंटू r। पर अब r होगा क्या हमारे पास, तो हमें r जो है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ निकालना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है सबको मालूम है, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, s इक्वल्स टू थीटा इंटू r। अब हमारी जो लेंथ थी l वो क्या हो गई, व्हाट इज थीटा, π/3, इट इज π/3 इंटू r। सो व्हाट इज r, 3l अपॉन pi, it is 3l upon pi, and what is ml, ml is capital M, so it is 3 capital M upon pi, 3m upon pi, option C। A short bar magnet placed with axis at 30 degree with uniform external magnetic field 0.16 Tesla experiences a torque of magnitude 0.032। आपको टॉर्क दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री पे, were free to rotate its potential energy
व्हेन इट इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और स्टेबल और अनस्टेबल में पूछा है, स्टेबल में थीटा 0 डिग्री होता है, तो स्टेबल के लिए तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, है ना, ये थीटा अलग है, 30 डिग्री अलग है। 30 डिग्री हमारे पास जो मैग्नेट है वो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में ms cos थीटा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो केवल माइनस एम बी यानी एम बी की वैल्यू चाहिए। और अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए हमारे पास ये कितना होता है, थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा 180 डिग्री मतलब कोस -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस एम बी, दिस इज प्लस एम बी। अब हमें एम बी चाहिए, तो हमें टॉर्क दिया हुआ है, टो इक्वल्स टू एम साइन थीटा। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज 0.032 mb sin 30, sin 30 1/2, so it is mb, mb is 0.064, so this is minus 0.064 and it is plus 0.064, so minus 0.064 plus 0.064, ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों प्लस में है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ, भाई सॉफ्ट आयरन की इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि फटाफट से मैग्नेटाइज हो जाए, फटाफट से डिमैग्नेटाइज हो जाए, तो उसके लिए लो रिटेंटिविटी होना चाहिए, लो कोएरेसिव फोर्स होना चाहिए, है ना, धारणशीलता और निग्रहिता दोनों ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो धारणशीलता निग्रहिता दोनों कम होना चाहिए। द करंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, देखो करंट वर्सेस टाइम हमको दिया हुआ है, ये दिस इज t by 2, तो स्ट्रेट लाइन है, इट इज I प्रोपोर्शनल टू t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें di by dt, तो ये क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट मिलता है। एंड व्हाट इज di by dt? एज वी नो E इक्वल्स टू L di by dt, E इक्वल्स टू L di by dt, dl by dt, वो भी किसमें, माइनस में, तो di by dt मेरे पास जो है वो कांस्टेंट। अब देखिए ये जो dl by dt है कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, स्लोप कौन सी है, पॉजिटिव है, तो पहले इस वाले हाफ के लिए di by dt मेरे पास कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो e की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट आएगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव में, तो e मेरे पास कांस्टेंट है, नेगेटिव है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास ये क्या ग्राफ थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास कांस्टेंट है फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड हाफ में भी हमारे पास क्या है, डी बाई डी टी की स्लोप नेगेटिव है, तो ये जो पोर्शन है डी बाई डी टी ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमारे पास सेकंड हाफ में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ कौन सा आएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 40, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 0.04 टेस्ला। रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे हमको जो रेडियस है वो टाइम के साथ यानी डी आर बाई डी टी हमको दे रखा है, और ये है मिलीमीटर पर सेकेंड। श्रिंकिंग है यानी कम हो रही है, तो डी आर बाई डी टी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया हमारे पास। और क्या पूछा है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए तब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो देखो E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी इन माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फाइव इक्वल्स टू बी होता है, बी हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस, और ए एरिया स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से पाई बाहर आ जाएगा, और बचा हमारे पास आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हमको, केवल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, केवल आर स्क्वायर करना है, तो बी पाई डी बाई डी टी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस बी पाई, और ये हो गया 2 आर डी आर बाई डी टी। बस हमको वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू इट इज 0.04,
और आंसर पाई की फॉर्म में, यानी पाई को सोल्व भी नहीं करना है हमको, तो इट इज 0.04, पाई को बाद में लिख देंगे, इनटू 2, रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, सो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻², एंड dr by dt that is -2 millimeter per second. 2 millimeter per second means 2 into तो माइनस माइनस हम यहाँ प्लस करने वाले हैं, और ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 हमारे पास आ गया। और उसके बाद पावर्स को हम लोग गिन लेते हैं, -3, -2, -5, -5 के बाद -6, -7, ठीक है, ये हमारे पास हो गया -7, 3 2 5 5 और 2 यहां से आ जाएगी -7, 10⁻⁻7, और साथ में हमारे पास पाई भी है, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 3.2 10⁻⁻6 पाई, ये पाई है भैया पाई, और -6 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, a long solenoid 1000 turns, when a current of 4 ampere flows through it, magnetic flux linked with each turn is 4 into 10⁻⁻3, यानी आपको फाई दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, फाई हमको गिवन है ना, करंट हमको गिवन है, आपको मालूम होगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास L इक्वल्स टू फाई बाई आई, और फाई हमारे पास 2 10⁻⁻3, लेकिन 1000 टर्न है तो ये जगह हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1000, 4000 टर्न्स अपॉन करंट कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, 1000 कैंसिल, हमारे पास L की वैल्यू आ गई 1 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 42, पावर फैक्टर ऑफ RL सर्किट इज 1/√2। पावर फैक्टर मींस यहाँ शुरुआत करते हैं, पावर फैक्टर इज cos फाई इक्वल्स टू 1/√2, हमारे पास 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, इट मींस हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एक्सएल के इक्वल हो गया आरएल सर्किट में, सो आर इक्वल्स टू इट इज ओमेगा एल, तो आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया ओमेगा एल, फर्स्ट केस से। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल व्हाट विल बी इट्स पावर फैक्टर, तो हम नया वाला पावर फैक्टर ले लेते हैं cos फाई, पावर फैक्टर का फॉर्मूला r अपॉन √r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। एल हमारे पास पुराना वाला है, ओमेगा पुराने वाली फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास डबल हो गई, तो मैं ओमेगा की जगह क्या ले लूंगा, ओमेगा की जगह मैं 2 ओमेगा ले लूंगा, तो आपको ओमेगा की जगह 2 ओमेगा लेना है, तो ये हमारे पास 2 ओमेगा लेना है हमको। हमारी फ्रीक्वेंसी पहले थी ओमेगा, अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए, तो आपको यहाँ 2 ओमेगा लेना है, 2 ओमेगा, और फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ये r अपॉन r स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास r अपॉन 4 और 1 5 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, और r स्क्वायर 4r स्क्वायर हमारे पास 5r स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, r से r क्या हो गया कैंसिल, इट इज 1/√5। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43, in the circuit shown figure neglecting source resistance है ना, and the voltmeter ammeter reading will respectively, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग देखो बड़ा सिंपल है, ये वाला वोल्टमीटर यहाँ लगा रखा है भाई, है ना, इसका भी रिएक्टेंस 25 है, इसका भी रिएक्टेंस 25 है, तो नेट रिएक्टेंस 0 हो गया हमारे पास, तो वोल्टेज V की रीडिंग हमारे पास आ गई 0, तो V की रीडिंग 0 आ गई, तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एक A और एक C, दोनों में हमारे पास 0 0 है, नेट रिएक्टेंस हमारे पास 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास केवल 30, सो व्हाट इज करंट equals to V by Z. What is V? 240 and Z is 30, which is R. So it is 8 ampere. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर reduces the voltage of transmission line by 20 volt to 2200 volt to 220 volt,
तो ये इनपुट वोल्टेज हो गया, वो आउटपुट वोल्टेज हो गया। एफिशिएंसी 88% है। पावर डिलीवर्ड इट बाई 880 वोल्ट, 88% पर ये 880 वोल्ट को डिलीवर कर रहा है। इट मींस जो इनपुट पावर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1000 वोल्ट पावर इनपुट आया, 88% पे हमारे पास आउटपुट कितना आया, 880 आया। तो यहां से मैं इनपुट पावर जो है उसको मैंने कर लिया, इनपुट पावर हमारे पास कितना हो गया 1000 भाई, तभी तो 88% पे हमारे पास कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर हमारे पास 1000 हो जाएगा। क्या बोला है, इनपुट करंट बोला है। इनपुट वोल्टेज मालूम है तो इनपुट करंट आराम से निकाल सकते हैं। तो इट इज वी आई 1000। व्हाट इज इनपुट वोल्टेज 2200 I1 equals 1000, so I1 equals to 1000 upon 2200, so it is 5/11, 5/11, 11 4 जा 44, 11 चौक 44, कितने बचे हमारे पास से 60, 11 पंजे 55, फिर वापस हमारे पास कितना बचा 50, और ये हो गया हमारे पास 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, 5/11, तो 11 4 जा 45, तो 0.4, फिर कितना बचा हमारे पास 50, अपने पास 11 चौक 44, 0.44, 0.45 के आसपास हमारे पास करंट आएगा, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 45, an electromagnetic wave in free space, the root mean square value RMS value of electric field 6 volt per meter, the peak value of magnetic field will be। तो आपको पीक सो ये रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए कि C इक्वल्स टू हम लोग E/B लिखते हैं। सो B इक्वल्स टू क्या हो गया, E/C हो गया। यहाँ से हम RMS वैल्यू निकालेंगे क्योंकि RMS हमको RMS में दे रखा है 6 अपॉन C is 3 into 10 to the power 8, so it is 2 into 10 to the power minus 8. This is your RMS value of magnetic field, 2 into 10 to the power minus 8. अब इसका हम ये RMS वैल्यू है, हम RMS वैल्यू हम सबको मालूम है, RMS इक्वल्स टू मैक्सिमम अपॉन, सो मैक्सिमम इक्वल्स टू √2 RMS, तो √2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, सो 2 into √2 10 to the power minus 8, तो ये हो जाएगा 2√2, 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.83 के आसपास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 और इसका